हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज देखते हैं क्लास 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, जैसे कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है वैसे ही गॉस लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस लॉ जो आया है वो बहुत सारे कंसेप्ट के बाद आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है। तो ये जो गॉस लॉ है ये हमें किस चीज को ढूंढने में हेल्प करता है? तो दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फ्लक्स मिल गया तो फील्ड मिल जाती है, क्योंकि क्या है, सिर्फ हमें जो फ्लक्स है उसको एरिया से डिवाइड करना होता है। फ्लक्स मिल गया उसको एरिया से डिवाइड कर दो, आपको फील्ड मिल जाता है। तो गॉस लॉ का जो मेन यूज है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड, अभी कब है ना, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है अपने पास। तो गॉस लॉ ऐसा क्या नया बताता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी है, लेकिन गॉस लॉ हमको क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, क्या ऐसा छोटा सा एक्सप्रेशन होगा जो ही हमको बोल देगा कि ठीक है फॉर्मूला मत यूज करो बड़ा वाला, गॉस लॉ यूज कर लो, आपको फ्लक्स फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो कब? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड ड्यू टू द चार्ज। अभी वो चार्ज कैसे होना चाहिए? वो चार्ज कैसे होना चाहिए? एनक्लोज्ड इन सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस होगा जिसके अंदर चार्ज होगा, जिस सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के बाहर भी नहीं, सरफेस के अंदर के साइड। एनक्लोज मतलब क्या? बंद करना, अपने अंदर क्या कर लेना? बंद कर लेना। ठीक है, तो एक सरफेस होगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा? चार्ज होगा। मान लो इसको बॉल मान लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस है हमारा, इसके अंदर के साइड जो चार्ज होगा ना, उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो हमको निकालने में हेल्प करता है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, ये रेगुलर सरफेस, इसको हम स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इरेगुलर सरफेस भी रहा, अगर सरफेस इरेगुलर रहा, यहाँ पे मैंने सरफेस इरेगुलर बताया है ना, पत्थर के जैसा है, उसके अंदर भी अगर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, एनक्लोज मतलब उसके अंदर होना, सरफेस के ऊपर या सरफेस के बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना। तो उसके अंदर जो चार्ज है, जो एनक्लोज किया है उसने, उसकी वजह से इस सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे कितना फ्लक्स बनेगा, वो कैलकुलेट करने में गॉस लॉ हमारी हेल्प करता है। और अगर फ्लक्स मिल गया तो इसका एरिया पता करना है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ये जो इरेगुलर सरफेस का एरिया है वो दिया होता है। ठीक है, तो फ्लक्स ढूंढ लेना, फ्लक्स जैसे ही ढूंढ लेंगे उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमको फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि गॉस लॉ एग्जैक्टली क्या करता है। फ्लक्स ढूंढने में हेल्प करता है, फ्लक्स मिल जाता है तो फील्ड भी मिल जाता है। कब, किस केस में हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं? तो वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो है वो किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज होना चाहिए, किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज होना चाहिए, तभी गॉस लॉ। बाकी के केसेस के लिए गॉस लॉ हम नहीं लगा सकते, चार्ज को किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, देख उसके बाद में इट इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ। ठीक है, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमको पहले फोर्स मिलता है, उस फोर्स को हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है गॉस लॉ भी हमको क्या फाइंड करने में हेल्प कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। कूलम लॉ भी हमको हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, सिर्फ चार्ज से डिवाइड करना होता है कूलम लॉ को, है ना, और ये भी गॉस लॉ भी हमको हेल्प करता है। तो एज अ एनालॉगस हम मान सकते हैं गॉस लॉ और कूलम लॉ, लेकिन कूलम लॉ हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ के लिए ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होना पड़ेगा, चार्ज उसके चारों सभी साइड से क्या होना चाहिए? चार्ज बंद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है? वो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताता है। अभी ये लिखने का जरूरत था नहीं, लेकिन आपके बुक में लिखा है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है Q/4πε r²। ये एक ही फॉर्मूला हमको मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच का रिलेशन, गॉस लॉ में भी हम क्या कर रहे हैं, चार्ज इनक्लोज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे। मतलब क्या, गॉस लॉ हमको क्या बताएगा, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी गॉस लॉ को समझने के लिए या गॉस लॉ को डिराइव करने के लिए हमें थोड़ा पीछे का नॉलेज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, है ना। तो हमको मालूम है, कल ही पढ़ा हमने, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, ई बार डॉट डी एस बार, है ना। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट का रूल, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे दो वेक्टर कौन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, उसका कोसाइन फंक्शन। ठीक है, ये पता होगा। ठीक है, और ये क्या है, डीएस है, तो ये क्या होगा, डी फाई, छोटा सा एरिया छोटा सा फ्लक्स, है ना। तो ये छोटा सा फ्लक्स हम पहले निकालेंगे और पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, डी फाई का फाई करना है तो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो पूरा फ्लक्स निकालना है तो इस डी फाई को इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करना मतलब छोटी छोटी चीजों को सम करना, एक साथ लाना, समेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे फ्लक्स जो है, डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स, छोटे छोटे फ्लक्स को हम सम कर देंगे तो पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। पूरा फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी, खाली ये एरिया क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया का अभी बड़ा एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो हम गॉस लॉ को डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, एक इरेगुलर सरफेस लेना है। अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक इरेगुलर सरफेस लेते हैं। ठीक है, उस इरेगुलर सरफेस के अंदर एक चार्ज को एनक्लोज करते हैं। ये इरेगुलर सरफेस है, प्लस क्यू, ये क्या है, एक चार्ज है जो एनक्लोज है। ठीक है, कहाँ पे, एट द पॉइंट, ये वाला ओ पॉइंट है, एट पॉइंट ओ। कंसिडर, कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करते हो, कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, इज एनक्लोज्ड बाय एन इरेगुलर सरफेस, इज एनक्लोज्ड बाय एन इरेगुलर सरफेस एंड इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। कहाँ पे है वो चार्ज, पॉइंट ओ पे है। ठीक है, पहली लाइन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जिस पॉइंट का नाम है पी, है ना। आपके बुक में जो डायग्राम दी है, ऐसा सरफेस है और यहाँ पे पी कंसिडर करा है, तो ये थोड़ा गलत दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो 3D डायग्राम है वो 3D डायग्राम नहीं बना सकते हैं। जो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं गॉस लॉ में, उसके लिए क्या है, हमको वो पॉइंट सरफेस पे लेना है, ऑन द सरफेस। कहाँ पे लेना है, ऑन द सरफेस। ठीक है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस इरेगुलर सरफेस। एक कोई भी पॉइंट ले लिया हमने पी नाम का, जो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये जो इरेगुलर सरफेस है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर हमने पी पॉइंट रख दिया है और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है या फिर हमको क्या ढूंढना है, फ्लक्स ढूंढना है। फ्लक्स मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो अभी देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। डी फाई क्या था हमारा, ई बार डॉट डी एस बार, मतलब ई डी एस कॉस थीटा। तो अगर हमको पहले फ्लक्स निकालना है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू हमको डाल जाना चाहिए। पहले ई निकालो, ds तो ds ही रहेगा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा। पहले ई निकालो, पहले क्या निकालो, ई निकालो। थर्ड स्टेटमेंट भी मैं लिखता हूं लगे तो, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम प्लस क्यू कितना है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से कितना है, आर जितना डिस्टेंस है। अभी 4-5 दिन पहले का देखना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट किया था। ये छोटा सा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज से कुछ दूर पे एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पे हमको क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। उसका फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
इस वीडियो में देखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वो ई हमको पहले ढूंढते आना चाहिए। ये तो फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने के लिए पहले हमको ई चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज है प्लस क्यू, एक ही चार्ज है। बाद में दूसरा इधर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए वो टॉपिक लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε/r²। लेकिन अगर फ्री स्पेस है और हम फ्री स्पेस मान के चलते हैं बहुत जगह पे, तो एप्सिलॉन नहीं रहेगा, एप्सिलॉन 0 रहेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू डालनी है, d5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r², ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये गॉस लॉ जो है, किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से पूरे सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स की वैल्यू बताएगा। लेकिन पूरा सरफेस हम जब डेरिवेशन करते हैं तो पूरा सरफेस नहीं लेते, छोटा सा सरफेस लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे छोटा था, और हम वैसा ही हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेट करके चलते हैं कि इसमें भी इधर भी वैसे ही होता होगा, इधर भी वैसे ही होता होगा, इधर भी वैसे ही होता होगा, इधर भी वैसे ही होता होगा। तो इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करके हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हम छोटा सा करें कि ये जो ds जितना एरिया है, किस ds एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा, ds एरिया में से कितना। ये जो पॉइंट P है ना, इसके अराउंड अपन ने छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया। ये जो इतना कर रहा हूं मैं, ये छोटा सा एरिया है, जो छोटा सा एरिया कितना है, ds है, ठीक है। चौथी लाइन लिख देता हूँ, लेट ds बी द स्मॉल एरिया अराउंड P, स्मॉल एरिया अराउंड P। ये ds जो है ये छोटा सा एरिया है, इस पॉइंट P के अराउंड हमने कंसिडर कर लिया है। इस छोटे सी एरिया के अंदर से जाने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं छोटा सा एरिया, और ds बार भी क्या हो जाएगा फिर उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। E, ठीक है, E बार वेक्टर, या फिर ऐसे लिखते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन E बार वेक्टर एंड ds बार, एरिया वेक्टर छोटा सा। ये जो जहाँ पे डायग्राम में जो भी दिख रहा है ना, वही लिखा है हमने, ठीक है। पहले चार्ज के बारे में लिखा है, प्लस क्यू कहाँ पे है, किसके अंदर है वो लिखा। दूसरे पॉइंट P के बारे में लिखा, ठीक है। तीसरा Q और P के बीच का डिस्टेंस लिखा। चौथा ये जो पॉइंट P जिसमें से जाने वाला हमको फ्लक्स निकालना है, उसके अराउंड हमने क्या निकाल लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। उस एरिया का नाम दे दिया छोटा सा, इसलिए ds। उसके बाद में ये थीटा है, थीटा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, ठीक है। ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें याद होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आउटवर्ड है, और कैसी निकलेगी, इसको भी परपेंडिकुलर और इसको भी परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन एरिया भी ऐसा है, तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। इस सरफेस को परपेंडिकुलर, तो एरिया ऐसा है तो वेक्टर ऐसा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फिर थीटा मान के चलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। वो वीडियो देखना। उसके बाद में ये लिख देता हूँ मैं, ds cos थीटा एज इट इज, ds cos थीटा। छोटा सा फ्लक्स है, क्या लिखता हूँ, q अपॉन 4πε0 a ds cos थीटा अपॉन r²। इसको मैं ना बाजू में देखो, q अपॉन 4πε0 ds cos थीटा अपॉन r², ds cos थीटा अपॉन r²। अभी क्या ये ds cos थीटा अपॉन r² क्या है, ये एक नई टर्म है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल हमने पढ़ा है, क्या है, एक रे होगा, ये दूसरा रे होगा, ये दोनों के बीच में जो थीटा होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। एक रे है, ये दूसरा रे है, इनके बीच का एंगल जो हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन एंगल,
इन्होंने कुछ भी एनक्लोज नहीं किया है। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल एक मैं बता दूँ आपको कि जो वाटरमेलन की दुकान होती है ना, वहाँ पे जो बैठे होते हैं दुकान वाले, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे वाटरमेलन होते हैं और एक अच्छा सा वाटरमेलन वो क्या करते हैं, काट के रखते हैं और वो ऐसा काटते हैं अंदर से ऐसा कोन निकलता है और वो ऐसा ऊपर रख देते हैं कि ये वाटरमेलन इतना लाल है, अच्छा क्वालिटी का है, वो दिखाने के लिए। तो वो जो शेप है ना, वो होता है सॉलिड एंगल। इसके अंदर कुछ भी एनक्लोज नहीं है, ये एंगल ही है लेकिन इसके अंदर कुछ भी एनक्लोज नहीं है, हॉलो है, इसके अंदर हवा है सिर्फ। लेकिन ऐसा भी एंगल है जो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनक्लोज कर देता है। ठीक है, मान लो ये वाटरमेलन है, आपको उधर का दिखेगा, ओके, मान लो ये वाटरमेलन है, ठीक है, चाकू यहाँ तक आया, ऐसा ऐसा, और एक काट के इतना पोर्शन बाहर निकाल लिया। उतना पोर्शन जब बाहर निकलता है तो हमको, मेरी ड्राइंग थोड़ी है ना, इतना पोर्शन जब बाहर निकलता है तो ऐसा सॉलिड दिखता है हमको, सॉलिड। इमेजिन करके चलो कि जो वाटरमेलन है ना, उसका वो स्लाइस निकल के बाहर आ गया है, तो वो क्या है, पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है। तो वो सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल होता है, मैं एक पिक भी डाल दूंगा यहाँ पे वाटरमेलन के स्लाइस का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब निकलता है, जो पोर्शन बाहर निकलता है वाटरमेलन को, उस हिसाब से काटने के बाद, चक्कू चार यहाँ से लगाने के बाद जो पोर्शन निकलता है, वो पोर्शन ही होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल इतना होता है। ठीक है, ds cos थीटा अपन r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल होता है इसको थीटा मान के चलते हैं। क्या एनक्लोज कर रहा हो, सरफेस एनक्लोज कर रहा है, सरफेस कितना है, ds, और एनक्लोज करने के ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको एडजेसेंट साइड मान लेंगे, और एडजेसेंट में कौन सा फंक्शन काम करता है, cos थीटा। उस तरह से उसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा सॉल्व करते हुए कि ये जो ds cos थीटा अपन r स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्यों, क्योंकि वो एरिया एनक्लोज करता है। ये जितनी भी लाइंस है वो क्या कर रहे हैं, इतने एरिया को सबटेन कर रहे हैं, उतने एरिया को पकड़ के रख रहे हैं। तो एरिया को पकड़ना एक लाइन एंगल का काम नहीं है, कुछ भी नहीं पकड़ रहा है, हॉलो है पूरा, लेकिन ये कुछ ना कुछ पकड़ रहा है ना। तो क्या पकड़ रहा है, सरफेस पकड़ रहा है। ठीक है, और ये जो है वो कुछ रेडियस है। तो इतना पोर्शन जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, और सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Q/4π/0 d ओमेगा, ये W नहीं है, वो है ओमेगा। ठीक है, तो ये d ओमेगा क्या है, d ओमेगा है सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। तो अब ये d फाई है, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखते आया हूँ, d फाई। d फाई मतलब क्या, छोटा सा फ्लक्स, मतलब सिर्फ ds एरिया में से पास होने वाला। कितने एरिया में से पास होने वाला, ds एरिया में से। अपने को पूरे एरिया में से पास होने वाला निकालना है, मतलब टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। तो छोटे से इसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरा मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा, फाई। कब मिलेगा, छोटे को इंटीग्रेट करके। तो छोटे को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, छोटे को इंटीग्रेट करना मतलब इंटीग्रेशन डी फाई, इधर इंटीग्रेशन लगेगा, इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन Q/4π/0 d ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी देखो Q क्या है, चार्ज है, कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज चेंज नहीं होगा, Q कांस्टेंट, 4 नंबर है, पाई तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, ε0, ये भी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.852 इंटू 10⁻⁻12 इसका वैल्यू है कांस्टेंट फ्री स्पेस के लिए। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर एक टर्म्स है उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकालो। तो ये Q/4π/0 कांस्टेंट, अंदर बचा d ओमेगा। अभी सेम वाला कंसेप्ट लगाना है, d ओमेगा मतलब क्या, ये छोटा सा स्मॉल है सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मतलब क्या, पूरा सॉलिड एंगल, छोटे 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 उसकी सम करो, टोटल निकालो। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, तो अभी यहाँ पे देखो, ये प्लेन एंगल है, लाइन एंगल। ठीक है, ये छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो कितना होता है, 360। टोटल लाइन एंगल कितना होता है, टोटल लाइन एंगल होता है 360, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन पकड़ के चलो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मतलब कितना होता है वो 360 मतलब 2 पाई, लेकिन यहाँ पे है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को यहाँ से भी पकड़ के चलना पड़ता है और यहाँ से भी, समझ में आ रहा है, ऐसा भी और ऐसा भी। तो टोटल सॉलिड एंगल होता है ये 2 पाई और ये 2 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई कट 4 पाई कट हो जाएगी। तो टोटल फ्लक्स काय से डिनोट करेंगे, फ्लक्स से, क्या जाएंगे Q और ये एप्सिलॉन 0। ये है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है कि फालतू अलग अलग फॉर्मूले यूज मत करो, चार्ज की वैल्यू लो और उसको क्या करो, उस पर्टिकुलर मीडियम का, यहाँ पे हमने फ्री स्पेस कंसिडर करा है इसलिए एप्सिलॉन 0। अगर कोई दूसरा ये होता मीडियम होता तो उसका एप्सिलॉन, उसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम यहाँ पे डाल देते। मान लो दूसरा मीडियम है तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के मतलब क्या, उस पर्टिकुलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहले क्या मान होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। उसके बाद में ये ब्रैकेट कॉमन निकाल के आना चाहिए, ब्रैकेट कॉमन मतलब बाहर एक साइड में निकाल के आना चाहिए, और उसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का पूरा इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। गॉस लॉ में नए नए टॉपिक हमको समझने में मिले, सॉलिड एंगल समझने में मिला। ठीक है, और ये फॉर्मूला में वैल्यू डालते आनी चाहिए। इस तरह से हमने क्या किया, किसी एक चार्ज की वजह से पूरे सरफेस में से जो फ्लक्स पास होगा वो निकाल लिया। और अगर इस पूरे सरफेस का एरिया हमको मालूम है तो इस फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या क्यों यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड ढूंढने के लिए। पहले फ्लक्स मिलेगा, बाद में फील्ड मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो और इसमें एक एक वैल्यू डालते जाओ, है ना। एक एक क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू डालना है। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो आएगा बाद में, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अभी ये है एक चार्ज, और दूसरा चार्ज होता Q1 Q2, तीसरा चौथा। ऐसा होता तो क्या होता, अंदर कितने भी चार्ज हो उनका टोटल चार्ज निकालो। पहले चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स है Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, दूसरे चार्ज की वजह से Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, तीसरे चार्ज की वजह से वैसे ही, चौथे चार्ज की वजह से, लास्ट चार्ज की वजह से Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स ऐसे निकलेगा। टोटल फ्लक्स ऐसा निकला, उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। टोटल एरिया से जैसे ही डिवाइड कर दोगे आपको फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में लिखा है कि चार्ज यहाँ पे प्लस है, चार्ज यहाँ पे क्या है प्लस है, तो वो लिखा है आपके बुक में, फ्लक्स इज डायरेक्टेड, ओ सॉरी अपवर्ड्सली, ये है आउटवर्ड। तो ये लाइन पढ़ के, जो बुक में लाइन है आपका, तो ये लाइन पढ़ के आपको मन में आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब उनको एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं बतानी है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, फ्लक्स मतलब क्या, सिर्फ एरिया, उसमें से कितनी लाइंस जा रही है, वो ऐसे जाए ऐसे जाए, कोई लेना देना नहीं है, कितनी जा रही है वो देखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लिखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या करना है अच्छे से समझना हो तो फील्ड। आपके बुक में वो लाइन है, ठीक है, पेज नंबर 200 पे ऊपर ही है कहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, मान लो सरफेस ऐसा है, अगर सरफेस ऐसा होता तो, सरफेस छोटा सा होता तो फ्लक्स कितना होता इस Q1 चार्ज की वजह से। ठीक है, पहले वाली डायग्राम कंसीडर करो, ये Q2 कुछ नहीं है, Q3 कुछ नहीं है, बस इतना है। पहले एरिया इतना बड़ा था, ठीक है, अभी एरिया इतना छोटा है, तो इस छोटे से एरिया में से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज की वजह से, प्लस Q की वजह से। ठीक है, थोड़ा सोचो है? तो हमको डेफिनेशन से भी पता चल जाता है, या फिर गॉस लॉ के फॉर्मूले से भी, जो टोटल फ्लक्स है चार्ज Q की वजह से, उसका फॉर्मूला आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन 0।
फ्लक्स के फॉर्मूले में रेडियस कहीं दिख नहीं रही, रेडियस कहीं दिख नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है? पी पॉइंट यहाँ पे हो या पी पॉइंट यहाँ पे होता, एक्चुअली फ्लक्स जो है वो हमारा रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले में कहीं पे रेडियस है नहीं, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स इस एरिया के अंदर से पास होगा, एनक्लोज सरफेस। और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं डेफिनेशन कि फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ से जितनी लाइंस पास होगी आगे जाके वही लाइंस किस में से पास होने वाली है? बड़े सरफेस वाली में से। तो छोटे सरफेस में से जितनी लाइन क्रॉस कर रही है, पास हो रही है, बड़े सरफेस में से भी उतनी ही लाइन पास होगी। तो जितनी लाइंस पास होना, नंबर ऑफ द लाइंस, वो नंबर ऑफ द लाइंस ही क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है? सरफेस छोटा हो या सरफेस बड़ा हो, कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इसमें से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, इसमें से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, लेकिन फील्ड चेंज होगी, फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि फ्लक्स डिवाइडेड बाय जब एरिया कर देते हैं, ये एरिया बड़ा है, एरिया बढ़ जाएगा, कहाँ पे लिखो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया बढ़ जाएगा तो फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू अलग हो सकती है, यहाँ पे अलग हो सकती है, लेकिन दोनों एरिया में से जाने वाला फ्लक्स सेम होगा और एरिया डिफरेंट होने की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। थोड़ा क्लोज समझ के चलो, ठीक है। फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज independent of the radius and hence on the shape of the surface, shape of the surfaces। कैसे? छोटे सरफेस में से जितने फ्लक्स लाइन पास हो रही, फील्ड लाइंस पास हो रही है, बड़े में से भी उतनी ही पास हो रही है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अभी क्या है, बट फील्ड जो है, वो फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, ठीक है। तो दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि छोटा सा सरफेस एरिया हो या बड़ा सा सरफेस एरिया हो, जब तक तो वो सरफेस एरिया क्या है? एनक्लोज कर रहा है चार्ज को, तो इतना करो, इतना वाला एक एरिया है, तो इतने एरिया में भी उतना ही फ्लक्स होगा, इतने एरिया में भी उतना ही फ्लक्स होगा, और इस छोटे से एरिया में से भी उतना ही फ्लक्स होगा। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया जो है, मिटा दिया मैंने वापस, ठीक है, एरिया जो है ये एनक्लोज सरफेस एरिया कम है, तो एरिया कम, फील्ड ज्यादा। यहाँ पे एरिया थोड़ा बढ़ा, फील्ड की इंटेंसिटी कम, एरिया बहुत बढ़ गया, फील्ड की इंटेंसिटी और कम, ठीक है। इस तरह फ्लक्स कांस्टेंट, फील्ड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो टोटल जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, सबकी सम करो। मान लो ये कोई एनक्लोज सरफेस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे +2 कूलम, +4 कूलम, -5 कूलम, +6 कूलम, इतने चार्जेस है, और ये पॉइंट P है, ठीक है, या फिर ये पूरा सरफेस एरिया। तो इस पूरे सरफेस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? टोटल चार्ज। एक क्यू क्या है? टोटल चार्ज। पहले टोटल चार्ज निकालो, अगर ऐसी केस है तो टोटल चार्ज कितना? 4 2 6 6 12, 12 में से 5 गया, 5 माइनस है, तो कितना बचा? 7 कूलम। तो 7 कूलम डिवाइडेड बाय ε0। इस तरह से ये पूरे क्लोज सरफेस में से जाने वाला एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप अंदर बहुत सारे चार्जेस दिए हैं तो नेट चार्ज निकालो, एक ही चार्ज ना, ये +q, तो उसी तरह से अंदर एक ही चार्ज निकालने की कोशिश करो। ये सोचो मत कि ये चार्ज यहाँ पे है, डिस्टेंस अलग है, ये चार्ज यहाँ पे है, डिस्टेंस अलग है। फॉर्मूले में डिस्टेंस कहीं दिख नहीं रहा, रेडियस वगैरह कुछ दिख रही है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सोचना नहीं, खाली क्या करना, इनका इक्विवेलेंट नेट चार्ज निकाल लेना। यहाँ पे कितना आया? +7 आया, बस इन सबको मिटा दो, +7 यहाँ पे लिख दो कहीं पे भी, बस इस वाले फॉर्मूले से आ गया Q/ε0। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अभी ये तो हमने पढ़ लिया, ये वाला फॉर्मूला मिल गया हमको, क्या है? टोटल फ्लक्स ये है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा?
ठीक है, चलो गॉस लॉ का इस पे बेस्ट स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज enclosed in a closed surface is, क्या है, टोटल फ्लक्स। क्या होता है, छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन। छोटा सा फ्लक्स क्या था हमारा, छोटा सा फ्लक्स था ई बार डॉट डी एस बार, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा, तो इसी को इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाला, और ये हमको कितना मिलता, फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो है phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। क्या लिखेंगे, द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय दिस, इतना लिख दो। ये है आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट, और बाद में आपको गॉस लॉ प्रूव भी करना पड़ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क के लिए जो क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। और भी कुछ चीजें हैं आपकी, ये सरफेस है, ठीक है, चार्ज अंदर है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आउटवर्ड जाती है लाइंस। कैसी जा रही है हमारी लाइंस, आउटवर्ड जा रही है इस तरह से। अगर अंदर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, अंदर हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझिए, अंदर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो जो फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। वापस इनक्लोज क्लोज सरफेस, चार्ज इज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस, और इनक्लोज्ड चार्ज जो है वो निगेटिव है, तो इस टाइम पे ये से आएगी लाइंस अंदर की साइड सारी, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, वही रूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूल है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलती निगेटिव चार्ज पे आती है ना, वो वाला। और थर्ड केस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो ये इनक्लोज्ड सरफेस है और चार्ज कहीं पे बाहर है, ठीक है, और हम निकाल रहे हैं ऐसा, ये फील्ड लाइन निकाल रहे हैं, हम ऐसा बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ये वाला ध्यान में रखना जरूरी है। अगर चार्ज जो है वो किसी इरेगुलर सरफेस के अंदर नहीं है, चार्ज जो है इस इरेगुलर सरफेस के बाहर है, तो इस बाहर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। हमेशा चार्ज को अंदर होना चाहिए, हमेशा चार्ज को क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर। बाहर अगर चार्ज होगा तो कुछ भी फ्लक्स नहीं पास होगा इस एरिया में से, समझ के चलो, ठीक है। अंदर अगर होगा तो ठीक है, इस तरह से फ्लक्स लाइन पास हो सकती है, फील्ड लाइन पास हो सकती है, लेकिन क्लोज सरफेस के अगर बाहर है तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। इस इनक्लोज सरफेस के अंदर का फ्लक्स कितना होगा, जीरो। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा क्योंकि चार्ज अंदर है, यहाँ पे चार्ज बाहर है तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो। या आप इस पॉइंट पे CT JEE में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।